हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो वेबसाइट है उस पर जो अपलोड हुआ है मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर को सॉल्व करूंगा आपके सामने। क्लास 12 का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करूंगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझने का सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो मॉडल पेपर अपलोड करती है उसी के आधार पर पेपर एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से लगाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेटर कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ ऑप्शनल क्वेश्चन है कि यदि एक प्रोटीन के दो 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन इसके 4 दिए, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार अंग्रेजी में समझा दे रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी पेपर देख सकते हैं। क्या है ये क्वेश्चन कि एक प्रोटीन का सॉल्यूशन है, प्रोटीन का सॉल्यूशन है जिसमें प्रोटीन है कितना 1.26 ग्राम 1.26 ग्राम प्रोटीन को ऐड किया गया है वाटर में और उस समय सॉल्यूशन बनाया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब और ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर 300 केल्विन है और उस समय जो सॉल्यूशन हमारे पास बना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.57 × 10⁻³ बार और हमें पूछा गया है कि प्रोटीन का मोलर मास बताना है कि मोलर मास क्या है इसका। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। मोलर मास निकालने का फॉर्मूला होता है कि मोलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू आर है सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और भी होता है वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है सॉल्यूशन लेसन में। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं मोलर मास निकालने के लिए। जब कभी किसी भी सोल्यूट का मोलर मास निकालना होगा तो सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए हम सोल्यूट का वेट, ये है सॉल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर, पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर और भी का मतलब है वॉल्यूम, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या आता है। वेट का वैल्यू दिया हमारे पास 1.26 ग्राम, आर का वैल्यू होता है 0.083 और टेम्परेचर है 300 केल्विन, पाई का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर का है 2.57 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम हमारे पास देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब है। जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर, 0.2 लीटर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास ये यूनिट ग्राम मोल इनवर्स में आ रहा है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ रहा है बाबू 61.022 ग्राम मोल इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है
और डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सोल्यूशन दिया है, प्रोटीन का सोल्यूशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है और हमसे उस प्रोटीन का मोलर मास पूछ रहा है। तो मोलर मास निकालने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। और 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से इस वाले ऑप्शन पे आप टिक कर लेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि संक्रमण तत्वों में संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अत्यधिक अधिक अस्थायी होता है। ऑप्शन दिया इसमें 3D3, दूसरा है 3D5, फिर है 3D8 और चौथा है 3D4। और देखिएगा इसको इंग्लिश में हम समझ लें, हमारे पास कह रहा है कि कोई भी अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास, तो उस ट्रांजिशन एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल सबसे अधिक स्टेबल कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा कि जब भी डी ऑर्बिटल हमारे पास होगा तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो 5 ऑर्बिटल हैं। ये पांचों ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। 5 ऑर्बिटल हाफ फील्ड वाले केस में हो या फुल फील्ड वाले केस में हो, तो उस केस में वह हाईली स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड का मतलब है कि पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो, फुल फील्ड का मतलब है ये पूरा का पूरा 2-2 इलेक्ट्रॉन से भरा हो, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हों। तो 2 कंडीशन में ही ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिलहाल में आप देख सकते हैं 3D5 वाला हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 3D5 ना कह के 3D10 का होता तो वो भी स्टेबल हम लगाते, क्योंकि यहाँ पे 3D5 वाला हमारे पास स्टेबल ऑर्बिटल, हम 3D5 को लगा रहे हैं। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि संकुल CONH3 का पावर NH3 6 दिया है इसका मॉलिक्यूल, और फिर लिखा है Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, कितने आयन उत्पन्न होंगे। क्वेश्चन को समझेंगे बाबू, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया है और ये कह रहा है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स का हम सोल्यूशन बनाएं तो सोल्यूशन बनाते समय कितनी संख्या में आयन बनेंगे। तो देखिएगा CONH3 का 6, जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बना रहे होंगे बाबू, तो जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो उस समय 2 Cl पर माइनस चार्ज और बचेगा CONH3 6 बार और इस पर आएगा 2 प्लस चार्ज। तो एक आयन यह हमारे पास है और 2 आयन है कौन सा, क्लोरीन का। तो टोटल आयन हमें कितने मिलेंगे बाबू, यहाँ पर टोटल आयन हमें 3 मिल रहा है। याद रखिएगा ये थोड़ा सा थिंकिंग का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सोचेंगे आप आसानी से लगा लेंगे। अगर इसके जगह पे मान लीजिए K4FeCN6 दिया होता और तब कहता है कि इसमें बताइए आयनों की संख्या कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे
तो 4K पर प्लस आएगा और FeCN6 पर 4 - चार्ज आ जाएगा। तो एक आयन यहाँ पे बना और 4 आयन यहाँ पे, यहाँ टोटल आयन कितने बन रहे हैं? 5 आयन बन रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से आप उसको कैलकुलेट करके लगा देंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित यौगिकों में क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। क्वथनांक का मतलब होता है बाबू बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CH2 CHO, फिर कामा लगा के एक दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2, एक बार और है OH, फिर है C2H5 O C2H5 और फिर दिया है CH3 CH2 CH2 CH3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 तरह का कंपाउंड दिया है। यह है एल्डिहाइड, यह है एल्कोहल, यह है ईथर और यह है एल्केन। और ये पूछ रहा है कि इन कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको बता दिया जाए वो कि कोई भी एल्केन जो होता है, एल्केन, उस एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। एल्केन के बाद जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ईथर के बाद एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एल्कोहल का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्कोहल एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा, ये हमारे पास एल्केन है, ये सबसे कम, यानी सबसे पहले CH3 CH2 CH2 CH3, इसके बाद C2H5O C2H5, इसके बाद CH3 CH2 CH2 CHO, और सबसे ज़्यादा CH3 CH2 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 OH, यानी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये सीक्वेंस इसमें याद कर लीजिएगा। इस तरह का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे। देखिए बाबू, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण में बनता है। ग्रेवियल थैलेमाइड, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण में बनता है। ऑप्शन में दिया है 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, फिर दूसरा ऑप्शन है 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, तीसरा ऑप्शन है 2 डिग्री एमीन, और फिर है 3 डिग्री एमीन। बहुत मेरे सबसे जरूरी है कि हम ये जान पाएं कि यह ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए वो थैलामाइड एक कंपाउंड है, थैलामाइड कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H5
CO रहेगा 2 पोजीशन पे और इसका बॉन्ड कंप्लीट होता है NH से। यह कंपाउंड है हमारे पास थैलामाइड, और थैलामाइड का रिएक्शन कराया जाता है KOH से। तो KOH से रिएक्शन कराएंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा ये H है, ये OH है, ये बन जाएगा H2O, और H2O अगर यहाँ से बाहर कर दिया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बच रहा है, थोड़ा देखिएगा, CO, CO, N और सिंगल बॉन्ड से K। अब ये जो कंपाउंड बना है, अगर इस कंपाउंड में हम ऐड कर दें बाबू एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ऐड करेंगे तो KX से रिएक्ट करके बना लेगा, KX यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये इसमें हम जोड़ रहे हैं, तो उस समय हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा N के साथ जुड़ गया R, ठीक है। अब यहाँ से इसका हम जल अपघटन कराते हैं बाबू, और जल अपघटन के लिए हम 2 जल यूज कर रहे हैं, 2HOH यूज कर रहे हैं। होता क्या है, यहाँ से देखिएगा, ये बांड दोनों बांड टूटता है, HOH का बांड टूटता है, तो उस स्थिति में हमारे पास बनता है कुछ इस तरह की संरचना, और इसका एक वैलेंसी खाली, यहाँ भी एक वैलेंसी खाली, और H2O में से जो OH वाला पोर्शन है वो आके यहाँ जुड़ जाता है। और अब हमारे पास यहाँ बचा क्या है बाबू, R बचा है, N बचा है, और इसकी 2 वैलेंसी खाली, और यहाँ पे 2H जो बचा था वो आके जुड़ जाता है, और यही 1 डिग्री एमीन जो है इसका लास्ट प्रोडक्ट बनता है। तो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया जो है इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, आप यहाँ समझ सकते हैं आसानी से, और इस अभिक्रिया में लास्ट में प्रोडक्ट हमारा 1 डिग्री एमीन बनता है। हमें याद रखना है कि इस अभिक्रिया की सहायता से हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं बाबू, तो 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं, प्राइमरी एमीन का। अगला रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि माल्टोज बना होता है, देखिए ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं, इसको इजी क्वेश्चन ऐसे समझा दे रहा हूं। देखिएगा, माल्टोज अगर पूछ रहा है तो माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अगर 2 ग्लूकोज आपस में जुड़े होंगे तो याद रखिएगा माल्टोज बनता है और वहां से वाटर रिलीज होता है। अगर यहाँ पे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ा हो तो उस समय प्रोडक्ट बनता है सुक्रोज। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जुड़ा हो तो उस समय प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टोज। तो अगर इस तरह से संबंधित कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आप बड़ी आसानी से उसको लगाएंगे। कैसे लगाना है कि अगर माल्टोज पूछ रहा है कि माल्टोज किससे बना है, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है माल्टोज। अगर सुक्रोज की बात किया जाए तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, और लैक्टोज है तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन था, सब एक नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन था। यहां से दूसरा क्वेश्चन है, वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्यक गुणों से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, चूंकि क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, यूपीएससी पे आया मॉडल पेपर ये,
तो इसलिए देख के लिखना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन है कि 1/2 फैक्टर क्या है, और 1/2 फैक्टर का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो देखिएगा 1/2 फैक्टर जो है वह वास्तव में एक तरह का रेशियो है। ध्यान दीजिएगा 1/2 फैक्टर एक रेशियो है जो जब कभी हम कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो ऐड करने के बाद जो मोल की संख्या मिली वह संख्या, और ऐड करने से पहले यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले जो मोलों की संख्या थी उसी का जो रेशियो है उसी को कहा गया है 1/2 गुणांक। 1/2 गुणांक को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और I इक्वल टू मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूले से आप डिफिनीशन आसानी से याद रखेंगे। संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, और इसका रेशियो किसके साथ है, संगुणन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। अब देखिएगा जो सब्सटेंस हमने लिया उस सब्सटेंस के डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है, जो पार्टिकल्स की संख्या है वो, और डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पहले जो मॉलिक्यूल्स की संख्या थी वो, इन दोनों का जो रेशियो है इसी को 1/2 रेशियो कहा गया है। और यह 1/2 रेशियो आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ले लीजिए। फॉर्मूला होता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS अपान P0, ये लिख लीजिए सॉल्वेंट के लिए, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है WB MA अपान MB WA, जहां A वर्ड जो यूज कर रहे हैं A सॉल्वेंट के लिए और B सॉल्यूट के लिए, कैपिटल M मोलर मास को और W वेट के लिए, भार के लिए। यह फॉर्मूला होता है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन 1/2 गुणांक की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें I से मल्टीप्लाई के फॉर्म में यह इक्वेशन हमें मिल रहा होता है। वैसे ही जितने फॉर्मूले हम बनाते हैं, चाहे हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, परासरण दाब का फॉर्मूला हो, सब में यहाँ पर I से मल्टीप्लाई हो जाता है। और यही रिलेशन है, जैसे क्वेश्चन पूछा है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशन है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 1/2 गुणांक जो है वो मल्टीपल के रूप में पाया जाता है हर जगह। ठीक है, तो आप चाहें तो और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं इतना ही लिख रहा हूं क्योंकि लंबा समय लगेगा मुझको इसलिए। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है वो अंतराकाशी यौगिक क्या है। अंतराकाशी यौगिक क्या है, इनसे संबंधित जानकारी बताना है। देखिएगा अंतराकाशी यौगिक कहा गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं किसको हैं, ये मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। जितने ट्रांजिशन मेटल हैं, जितनी संक्रमण धातुएं हैं, यह संक्रमण धातुएं जब इनके परमाणु एक साथ मिलकर के किसी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे होते हैं तो परमाणुओं के पास पास होने के बावजूद भी उनके मध्य कुछ स्थान खाली रह जाता है, और वह बहुत अल्प स्थान जो खाली हुआ है उसको अंतराकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ अधातुएं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि भर जाते हैं, और अंतराकाशीय स्थान में इन अधातुओं के भरने के बाद जो यौगिक बना है उसी यौगिक को अंतराकाशीय यौगिक कहा गया है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है,
जब भी ट्रांजिशन मेटल किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्मेशन के समय पार्टिकल्स पास पास होने के बावजूद भी उसमें कुछ स्पेस खाली रह जाता है, जिस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। और इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ नॉन मेटल, हल्के नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब भरने की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसी कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा गया है। देखिएगा, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनमें मैलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी, यानी आघात वर्धनीयता का गुण और तन्यता का गुण उनमें कम हो जाता है, लेकिन उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उनकी मजबूती बढ़ जाती है, उनका गलनांक क्वथनांक बढ़ जाता है, उनका हार्डनेस बढ़ जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की विशेषता याद रखिएगा, उनकी मैलिएबिलिटी घटती है, डक्टिलिटी घटती है, लेकिन उनका हार्डनेस, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, उनका स्ट्रेंथ, ये सब बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। देखिए बाबू, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा यहां पर करना है हमको कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। देखिए बाबू, जितने लिगेंड्स होते हैं वह लिगेंड फोर्सली इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांजिशन मेटल को देने में कितना सक्षम है, उस स्ट्रेंथ के आधार पर, उस क्षमता के आधार पर एक श्रेणी बनाया गया। उसी श्रेणी को स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी या फिर स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहा गया। वास्तव में यह सीरीज जो है वह लिगेंड्स के लिए है। आप जानते हैं कि लिगेंड्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर देने का। तो इलेक्ट्रॉन पेयर फोर्सली का मतलब है कि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पेयर देने का गुण किसके अंदर कितना ज्यादा है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज बनाया गया, उसी सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा गया। मैं बना दे रहा हूं, देखिए। आप जानते हैं कि आयोडीन एक लिगेंड है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है ब्रोमीन आयन का, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है SCN का, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ है क्लोरीन आयन का, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ है नाइट्रेट का, फिर इससे ज्यादा है N3 का, फिर है फ्लोरीन का, फिर है OH माइनस का, OH माइनस के बाद है ऑक्सीलेट आयन C2H4 पे 2 माइनस, ऑक्सीलेट के बाद H2O, H2O के बाद NCS पे माइनस, फिर इसके बाद है CH3CN ग्रुप, फिर इसके बाद है पिरिडीन, पिरिडीन के बाद एमीन समूह, एमीन के बाद एथिलीन डाईएमीन EN, एथिलीन डाईएमीन के बाद नाइट्राइट के बाद CN और सबसे ज्यादा CO की। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तव में पूछा जाए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो वह श्रेणी जिसमें लिगेंडो के जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो स्ट्रेंथ है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो अरेंज किया गया है, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वह स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसका चौथा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। पहला है, इसमें ए बी करके दिया है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। और सब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोइथेन से ब्यूटेन आप कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। चलिए हम ट्राई करते हैं बनाने का, कैसे बनाएंगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। और पहला है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। बहुत सिंपल रिएक्शन है बाबू, देखिएगा क्लोरोइथेन अगर हमें बनाना है तो फॉर्मूला हुआ C2H5Cl, और C2H5Cl का मैं 2 मोल ले रहा हूँ। ऊर्ज रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ऊर्ज अभिक्रिया में पढ़ाया हूँ कि क्लोरोइथेन का 2 मोल लिया जाता है, ड्राई ईथर होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होता है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये 2 Na 2 Cl से जुड़ जाएगा, ये बन गया 2 NaCl। और इसके बाद ये देखिएगा C2H5 है, यह C2H5 और फिर यहाँ पे ये C2H5, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया क्या चीज़, ब्यूटेन। क्लियर है। इसके बाद जो अगला दिया है हमको बनाने के लिए, वह दे रहा है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे वो, सबसे पहले एनिलीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला है C6H5NH2, और एनिलीन को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे NaNO2 प्लस HCl से। ऐसा करने से बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में सेंडमायर अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए कि सेंडमायर अभिक्रिया क्या है, Cu2Cl2 से जब रिएक्शन कराते हैं इसका, तो उस समय N2 बाहर हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है C6H5Cl, यानी कि क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। तो ये भी हम लगा लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन अब लगाया जा। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, तीसरा का पहला है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। हिमांक और नमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक और नमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। और देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास कि एथिलीन ग्लाइकॉल है और कितना है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है और उसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। और उस समय हमें पूछा जा रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों चीज पूछा जा रहा है। तो पहला कैलकुलेशन हम कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक के अवनमन के लिए फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू KF इंटू WB यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट।
और इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1000 इंटू KF का वैल्यू होता है इसमें 1.86 और वेट ऑफ सोल्यूट दिया है कितना 45 ग्राम। और अगर आप मोलर मास निकालेंगे सोल्यूट का एथिलीन ग्लाइकॉल का तो 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 16 दूनी 32, 62 आ जाएगा। और WA वेट दिया कितना 600। कैलकुलेट करने पर डेल्टा TF का वैल्यू आ रहा है बाबू 2.2 केल्विन। और डेल्टा TF जब लग गया तो हम पढ़े हैं TF इज इक्वल टू होता है T नॉट F, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और माइनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ से सॉल्वेंट यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। और इसमें से जब 2.2 केल्विन घटा दिया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगा 270.95 केल्विन। क्या यूज कर रहे हैं हम डेल्टा TF का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेल्टा TF आ जा रहा है और उस समय फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और माइनस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम लिखिए। पहला है 1 डिग्री एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। और क्वेश्चन क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल है और उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस समय कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे होंगे। तो देखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल मैं एक ले लूं, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं। और जब इसका ऑक्सीडेशन कराना होता है कार्बोक्सिलिक में तो उस समय हम यूज करते हैं बाबू एल्केलाइन KMnO4 का, क्षारीय KMnO4 का प्रयोग करते हैं। तो उस समय होता ये है कि यह दोनों H एक O से जुड़ के H2O बना लेता है और फिर जो जगह खाली होता है उस खाली जगह से जाके एक O जुड़ा और ये बना हमारा एसिटिक एसिड। तो क्या याद रखना है कि जब 1 डिग्री एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन कराना है तो उस समय कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं बाबू एल्केलाइन KMnO4। फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि प्रोपेन टू ऑल है का प्रोपीन में निर्जलन हो रहा है, मतलब यह है कि इसमें से जल बाहर निकल रहा है। बहुत जल बाहर निकल रहा है तो देखिएगा प्रोपेन टू ऑल बनाना है, यानी दूसरे कार्बन से OH जोड़ देंगे, ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। और निर्जलन का मतलब होता है जल को बाहर निकालना है, तो सांद्र H2SO4 का हम यूज़ करते हैं और 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर देते हैं। तो एक OH एक H से जुड़ के H2O बना लेगा और जल इसमें से बाहर निकल जाएगा और तब ये बदल जाएगा एल्कीन में। प्रोपीन में। क्लियर है? ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद इसका
तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा का तीसरा देखिए। तीसरा का तीसरा दिया है कि निम्नलिखित में विभेद करिए। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, और दो दिया है डिफरेंशिएशन इसमें। पहला दिया है एसिटल डिहाइड में और एसीटोन में, एसिटल डिहाइड एंड एसीटोन। और दूसरा दिया है वो एसीटोफिनान एंड बेंजोफिनान, एसीटोफेनान एंड बेंजोफेनॉन। देखिएगा, दो क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि हमें डिफरेंशिएट करना है कि एसिटल डिहाइड में और एसीटोन में क्या अंतर है। दूसरा चीज कि एसीटोफिनान और बेंजोफिनान में क्या अंतर है। तो देखिएगा, एसिटल डिहाइड और एसीटोन का मैं क्या अंतर है मैं अभी बोल दे रहा हूं, अब जान लीजिए, सुन लीजिए। यह जो एसिटल डिहाइड है यह टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, यह फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, यह सिर्फ बेस के साथ अभिक्रिया करता है, और जो एसीटोन होता है वह एसीटोन इनमें से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो एसिटल डिहाइड है यह रिएक्ट हो रहा है टॉलिन रिएजेंट से, यह रिएक्ट हो रहा है फेलिंग सॉल्यूशन से, फेलिंग विलयन से, और यही रिएक्ट हो रहा है सिर्फ बेस से। क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि एल्डिहाइड में, एसिटल डिहाइड में होता क्या है, वो कार्बोनिल ग्रुप से जो एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है यह हाइड्रोजन रिएक्शन इन सबके साथ कर रहा होता है। जबकि एसीटोन की हम बात करते हैं तो एसीटोन में क्या होता है कि यह जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है, जिसके वजह से इन रिएजेंट्स के साथ एसीटोन रिएक्शन नहीं करता है। तो हम अंतर ये बता देंगे कि एसिटल्डिहाइड इन सबके साथ रिएक्ट करता है लेकिन एसीटोन इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। और दूसरा ये जो डिफरेंस दिया है वो एसीटोफिनान का और बेंजोफिनान का, इसमें यह जान लीजिए कि एसीटोफिनान जो है वह आयोडीन के एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ, आयोडीन के एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ एसीटोफिनान आयोडो फॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जबकि बेंजोफिनान वह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। और इस आधार पर हम अंतर कर लेंगे इन दोनों में, आयोडो फॉर्म अभिक्रिया के आधार पर, कि यह जो है आयोडो फॉर्म अभिक्रिया देता है लेकिन यह आयोडो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है तीसरा का चौथा क्वेश्चन, डी क्वेश्चन इसका। डीएनए में पाई जाने वाली चार क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। अब देखिएगा, क्वेश्चन है कि डीएनए में जो बेस पाए जाते हैं तो चार बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। उन चारों बेस का ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो आप लोग को बताया गया है लेकिन मैं फिर भी इनका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। क्या स्ट्रक्चर देखिएगा,
यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा। यह संरचना है हमारे पास बाबू एडेनिन का। याद करेंगे आप, इसके सिवाय इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। दूसरा चीज है यह संरचना है वो ग्वानिन का। ग्वानिन के बाद साइटोसिन है। ये संरचना है साइटोसिन। साइटोसिन के बाद यूरेसिल की थायमिन की संरचना। यह संरचना है बाबू थायमिन की। और मुझे बनाना नहीं चाहिए था, मैं बना दिया क्योंकि पता ना आपको कहीं मिल पाए कि ना मिल पाए। आप इसको याद कर लीजिए, इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, चौथा क्वेश्चन है कि आसवन के द्वारा शुद्ध इथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया गया है, चाहे क्या नाम दिया जाता है। और इसके बाद यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार भी बताना है। इनके प्रकार बताइए। और क्वेश्चन है कि नॉर्मल हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्योर एल्कोहल ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें उनको कंप्लीटली अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम दिया गया है और ये कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो लिखने से कहीं बेटर है कि मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। तो हमें याद रखना है बाबू कि प्योर एल्कोहल प्राप्त करना इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है डिस्टिलेशन प्रोसेस से कि जब कभी 95% प्योर एल्कोहल होता है तो उस समय उसका वेपर स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट दोनों सेम हो जाता है। और वेपर स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट सेम कंपोजिशन होने की वजह से उसके बाद वो अलग नहीं हो पाते हैं। वेपर स्टेट का कंपोजिशन और सॉल्यूशन का कंपोजिशन दोनों सेम हो जाता है जब हम 95% एल्कोहल को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो उसके बाद 100% प्योर ऑब्टेन कर पाना संभव नहीं हो पाता है। और ऐसे कंपाउंड्स को
कहा गया है एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स को हिंदी में समक्वथनांकी विलयन कहा गया है। समक्वथनांकी का मतलब है कि इनका क्वथनांक सेम हो जाता है, वो यानी 95% एल्कोहल ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम हो जाता है और उस स्थिति में हम उनको अलग नहीं कर पाते हैं। और ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ऐसे मिश्रणों को क्या नाम दिया गया है, तो इनको नाम दिया गया है एजोट्रॉप्स। और एजोट्रॉप्स जो हैं यह दो तरह के हैं। कौन कौन? तो देखिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जो हैं यह राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ऐसे एजोट्रॉप्स को मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स कहा गया है। और जो राउल्ट के नियम से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनको हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजोट्रॉप्स कहते हैं। दो तरह के एजोट्रॉप्स, राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और राउल्ट के नियम से निगेटिव डेविएशन दिखाने वाले। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का ख क्वेश्चन है वो, दूसरा वाला इसका। चौथा का दूसरा, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। और इसके साथ साथ कह रहा है कि सांद्रता परिवर्तन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्रता परिवर्तन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और क्वेश्चन यह है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कंडक्टिविटी क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है और कंसंट्रेशन चेंज होने पर यह किस तरह से प्रभावित होते हैं। तो इसका डिफिनीशन दिया है वो देखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है हमारे पास, वैद्युत अपघट्ट का विलयन है, तो उस वैद्युत अपघट्ट के आयनों के द्वारा, कुल आयनों के द्वारा जो चालकता प्रदर्शित किया जाता है उसी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो 1 मोल है और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयन्स होंगे उन आयन्स के वजह से जो कंडक्टिविटी शो होती है उसी कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है हमारे पास K इंटू 1000 बाई मोलर मास। ये, और यहां से आपको एक और चीज बताएं कि जो कंडक्टिविटी है यह कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू होता है 1 बाई रो। एक और फॉर्मूला K इज इक्वल टू C L बाई A। L बाई A को सेल कांस्टेंट कहते हैं, K इज इक्वल टू C इंटू X। ये फॉर्मूला है, आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं थोड़ा सा बुक का हेल्प लीजिए, आप समझ जाएंगे इसको आसानी से। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया
ए के प्रति प्रथम कोटि तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। और तब हमें बताना है अवकल वेग समीकरण, यानी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताना है एक ऐसे अभिकारक के लिए जो ए के लिए 1 डिग्री का है और बी के लिए 2 डिग्री का है। तो देखिएगा रेट इज इक्वल टू हम लिखते हैं कांस्टेंट के, और ए रिएक्टेंट पर पावर 1 और बी के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 पावर पे। ये तो हो गया हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दूसरा चीज कह रहा है कि बी की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, बी की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तब वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि जो B है, अगर इस B वाले का कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दिया जाए तो उस समय जो नया रेट होगा वह नया रेट क्या होगा। तो न्यू रेट पर डैश लगा दे रहे हैं नया वाले के लिए, रेट डैश इक्वल टू के, तो के ही रहेगा, ए के जगह पे रहा जाएगा और बी के जगह पे 3b कर दे रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, जो नया वाला रेट है वो 9 कंसंट्रेशन ए बी का स्क्वायर, और कंसंट्रेशन ए इंटू बी के स्क्वायर के जगह पे, सॉरी के तो रहेगा ही, इन सब के जगह पे रेट लिख दे रहे हैं पुराना वाला, और ये हम कह सकते हैं कि जो नया वाला रेट होगा वह पुराने वाले रेट से 9 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन समझिएगा। अब जो नया वाला रेट है उसमें ए को भी दुगुना कर दिया गया है और बी को भी दुगुना कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा रेट नया वाला 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर है 4, 4 दूनी 8 के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी, इसके जगह पे हम भर देंगे रेट पुराना वाला, यानी नया वाला अब जो रेट है वह पुराने वाले रेट का 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे लगा है, आसानी से लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण दीजिए। पहला है कि Cr पर 2 प्लस प्रबल अपचायक है, जबकि Mn का ऑक्सीडेशन 3 दिखाया गया है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो समझिए बाबू, मैं इसको समझाता रहूँ फिर इसका दूसरा बताता हूँ। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 5 24। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यस में 1 इलेक्ट्रॉन था 4s में, और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3
और इस पे 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज करा दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करा दीजिए, तो ये खत्म, ये खत्म। अब इसके पास ये जो 3D बचा है बाबू, आप लोग अगर 3D का स्प्लिटिंग समझो, स्प्लिटिंग माने 3D का टूटना, तो 3D जब टूटता है तो एक होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होता है और एक होता है इसमें 2 ऑर्बिटल होता है। तो अब बताइएगा इसमें 4 है, तो यह चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें। तो एक इलेक्ट्रॉन जब किसी को देगा तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होता है वह अपचायक होता है। इलेक्ट्रॉन किसी को जब दे रहा होगा यानी कि उसके ऊपर निगेटिव बढ़ाने का काम कर रहा है, उसका अपचयन कराने का काम कर रहा है, इसलिए अपचायक होता है। क्योंकि इसमें 3D में 4 है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दे देता है, और इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका प्लस चार्ज बढ़ा, और जिस पर भी प्लस चार्ज बढ़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपचायक होता है। क्लियर है। दूसरा केस है इसमें कि Mn पर 3+, तो देखिएगा Mn है, इसका कन्फिगरेशन लिखें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24, और Mn पर 3+ है यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 4s से, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ से, तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का। तो ऑलरेडी ये स्टेबल है, और जब ये स्टेबल है तो यह चाहता है कि इससे इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेने की इसके अंदर टेंडेंसी है, इसलिए यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन भी है। एक दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूं। लिखा है दूसरे क्वेश्चन में कि आयनों में D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है। कोई भी आयन है तो उसमें D में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हाईली अनस्टेबल होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वह D से 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर वह चाहता है कि उसका D पूरा का पूरा खाली रहे, इसलिए ऐसा होता है उसमें। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा का क, कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी ईंधन सेल से क्या लाभ है। इसके बाद इसमें और क्वेश्चन ऐड किया है कि सीसा संचायक सेल में डिस्चार्ज होते समय की अभिक्रिया लिखिए। एक और क्वेश्चन लिखा है, वैद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। वैद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। देखिए उस क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि जो प्राइमरी सेल हैं या फिर सेकेंडरी सेल हैं, इनके कंपैरिजन में जो फ्यूल सेल है वह ज्यादा यूजफुल है। कैसे? तो हम बताएंगे कि प्राइमरी सेल अगर है तो प्राइमरी सेल कहते हैं किसको है, जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्राथमिक सेल की तो एक यही कमी है कि उसको हम लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल में कमी यह है कि वही एक बार यूज करने के बाद दोबारा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर बीच में हमको उसको रिचार्ज करने के लिए, फिर से चार्ज करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम कंटिन्यूअस एनर्जी वहां से नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो फ्यूल सेल है वह फ्यूल सेल में हम लगातार फ्यूल देते रहेंगे और कंटिन्यूअस हमको
इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। तो फ्यूल सेल हमारे लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा चीज पूछ रहा है कि जो सीसा संचायक सेल है, उस सीसा संचायक सेल में डिस्चार्ज होते समय की अभिक्रिया, तो मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिएगा, एनोड पर जो लेड होता है सॉलिड स्टेट में, वह सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और कैथोड पर रिएक्शन होता है, PbO2 रहता है और यह PbO2 सल्फेट आयन से हाइड्रोजन आयन से और इलेक्ट्रॉन से जुड़कर बनाता है PbSO4 सॉलिड फॉर्म में 2H2O प्लस, बस इतना ही बनाता है। ये रिएक्शन है डिस्चार्ज होते समय, जो रिएक्शन एनोड और कैथोड पे हो रहा है। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइट के डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको याद रखिएगा कि जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी कंटिन्यूअस घटती चली जाती है, जिसके कारण हमें पुनः उसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिएगा, 5वां का ख वाला ऑप्शन है, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। 60 सेकेंड इनवर्स है, तो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है बाबू हमारे पास कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है कितना, 60 सेकेंड इनवर्स, और उस समय हमसे पूछ रहा है कि 1/16वां भाग उसका बच जाए, उस समय कितना टाइम लगेगा। तो देखिएगा, T फॉर्मूला होता है 2.303/K log A/A-x। तो क्या करेंगे, हम K को यहाँ बुला ले रहे हैं, K हो जाएगा 2.303/T। एक काम करिए, T यहीं रख दीजिए। T K का वैल्यू भर दे रहे हैं कितना, 60, log A का वैल्यू 1 मान ले रहे हैं, और लास्ट में प्रारंभिक सांद्रता कितना रहना, 1/16। 16 चला जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा 2.303/60 इंटू log 16, और log 16 को लिख सकते हैं 2⁴, ये हो जाएगा 2.303/60 इंटू 4 log 2, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, और ये मल्टीप्लाई करने पर ये T का वैल्यू आ रहा है लगभग 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड आ रहा है। इसके बाद देखिएगा, एक और क्वेश्चन दिया है बाबू, इसी में इसी का दूसरा करके क्वेश्चन दिया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में
कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगता है। तो टी हाफ की गणना करना है। टी हाफ की गणना कीजिए। क्वेश्चन दिया बाबू कि हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में 30% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट। तो 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया वो। तो देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2.303/K log A/A माइनस एक्स। के को यहाँ बुला ले रहे हैं, K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपन T का वैल्यू भर देना है कितना, 40 मिनट में है ये, और log A का वैल्यू भर दे रहे हैं पहले 100, और 100 में से 30% हो गया यानी कितना बचेगा 70, 100/70। ये कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कटेगा। K का वैल्यू आ रहा है बाबू, पूरा टोटल कैलकुलेशन करने पर मैं कैलकुलेशन किया इसका, आ रहा है 8.92। आप करके देख लीजिएगा, 10⁻⁻3 ये K का वैल्यू आ रहा है। और तब T हाफ के लिए एक फॉर्मूला है 0.693/K। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, T हाफ का वैल्यू आ जाएगा 77.7 मिनट आ रहा है वो। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 6वां क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन और हो गया है। शानदार क्वेश्चन है, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन। पहला है मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से होती है। मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से होती है। बाबू देखिएगा, इसको मैं लगाते चल रहा हूँ। मेथिल क्लोराइड होता है CH3Cl और इसका रिएक्शन कराना है KCN से। सिंपल क्वेश्चन है, ये KCl बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl। दूसरा क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय KOH से होती है। एथिल क्लोराइड है, KOH है एक्वस फॉर्म में, क्या बनेगा, एक बन जाएगा KCl और ये हमारे पास बन रहा है एथिल अल्कोहल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है बाबू, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। ड्राई ईथर है और ब्रोमोबेंजीन है, इसका रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम से।
देखिए वो क्या बनेगा, यहाँ पे Mg आके जुड़ जाएगा, फिर Br जैसे था वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास बन रहा है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। एक और रिएक्शन है, लास्ट है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं किसका, N ब्यूटिल क्लोराइड का। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, देखिएगा एल्कोहलिक KOH से जब भी रिएक्शन होगा ये एक HCl बाहर हो जाता है, और HCl के बाहर होने से ब्यूटाइन फॉर्म होता है, सॉरी ब्यूटीन फॉर्म होता है। 6वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद से देखिएगा इसका ऑप्शन करके एक और क्वेश्चन दिया है 6वां में ही, अथवा करके दिया है वो, कि मन करे तो ये लगाइए ना, तो इसके बाद एक और दिया उसको भी देख ले जाए क्या दिया है। अथवा करके दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद, 6वां का ही है ये भी। संरचना लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है हमारे पास। रिएक्शन दिया पूछ रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाइए। लिखा है CH3 CH2 CH2 Cl, और रिएक्शन करा रहा है NaI से, ये जगह खाली छोड़ दिया है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिएगा सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, NaCl इसमें से बाहर हो जाएगा और तब CH3 CH2 CH2 और I ये बन जाएगा। फिर दूसरा दिया इसमें C6H5ONa है, और इसका रिएक्शन कराया गया है SOCl2 ना C2H5Cl से, तो C2H5Cl से रिएक्शन कराएंगे तो ये Na और ये Cl जुड़ जाएगा, NaCl यहाँ से अलग हो गया, और तब प्रोडक्ट बनेगा C6H5O C2H5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2OH, और इसका रिएक्शन कराना है SOCl2 से। देखिएगा सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, ये SO और एक O मिलके बन जाएगा, SO2 बाहर होगा, एक H एक Cl से मिलके HCl बाहर होगा, और तब बनेगा CH3 CH2 CH2 और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक और रिएक्शन है इसमें, हो रहा है कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड से C, CH3 और CH3, और इसमें जोड़ा गया है HBr को। HBr जब जोड़ेंगे तो ये पाई वाला बॉन्ड टूटेगा, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये CH3, ये CH, ये C,
यहाँ CH3, यहाँ CH3। देखिएगा इन दोनों जगह पे एक जगह H जुड़ना है, एक जगह Br जुड़ना है, और मार्कोनिकॉफ का नियम है कि निगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो 7वां क्वेश्चन देखते हैं उसको। सातवां है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाना है। पहला दिया है 4-क्लोरोपेंटेन 2-ओन। अब देखिएगा पेंटेन शब्द आ रहा है, क्लियर है कि 5 कार्बन हम रख लेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरे कार्बन से कीटोनिक ग्रुप और चौथे कार्बन से क्लोरो को जोड़ के बाकी जो है कि हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरा कर देंगे। यह बन गया हमारे पास संरचना। दूसरा है PP- डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H5CO, C6H5 पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप, यहाँ भी पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप। ठीक है। इसके बाद तीसरा नाम है वो हेक्स-2-इन 4-आयन-ओइक एसिड। तो हेक्स का मतलब होता है कि 6 कार्बन बना लिया जाए, 1 2 3 4 5 6। ओइक एसिड का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4। चौथे पर जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड और दूसरे पर जुड़ा है डबल बॉन्ड। बाकी बैलेंसी पूरा कर लिया जाए, यह संरचना हो गया। अगला संरचना है वो 3-मेथिल-ब्यूटेनॉल। 3-मेथिल-ब्यूटेनॉल है। तो ब्यूटेनॉल का मतलब है कि 4 कार्बन और एल्डिहाइडिक ग्रुप, तीसरे पर जुड़ा है मेथिल, बाकी बन गया ये संरचना। पांचवा और लास्ट है वो पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड और पैरा पोजीशन पे जोड़ दे रहे हैं क्या चीज? मेथिल। इस प्रकार मैं यूपीएमएसबी का जो सैंपल पेपर था केमिस्ट्री का कम्प्लीटली सॉल्व किया हूँ। आपको कहीं से कोई डाउट लग रहा हो तो आप मैसेज करिए, मैं उसको फिर से एक वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।